Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाए उससे पहले एक आवाज़ और एक तस्वीर, दो चीज़ें आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा, और इस सवाल के साथ आप लोगों के भी काम आएगा कि एक पुरानी कहावत है, मुहावरा है कि चोर के दिल में हमेशा एक डर होता है। एक कातिल जो जस्ट कुछ देर पहले कत्ल कर चुका है, क्या उसकी आवाज़ बदली होती है? क्या वो डरा होता है, या उसकी आवाज़ में कोई फ़र्क आता है, उतार चढ़ाव? या एक कातिल जो कत्ल करने जा रहा है और उससे कुछ देर पहले उसके बॉडी लैंग्वेज से कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि वो आने वाले वक्त में क्या करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए है कि सोनम रघुवंशी की एक आवाज़ और एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक कत्ल के ठीक आधे घंटे बाद की है और एक कत्ल से कुछ घंटे पहले की है। 23 मई को दोपहर 1:30 बजे राजा रघुवंशी की मां यानी सोनम की सास ने इंदौर से फ़ोन किया था, और ये फ़ोन किया था सोनम को, और सोनम तब उस वक्त चेरापूंजी के एक इलाके में थी। सास बहू में जब ये बातचीत हो रही है तो इस बातचीत के दौरान सोनम हाँप रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे चढ़ाई चढ़ रही, और वो फ़ोन पे बताती भी है कि हाँ, मैं काफ़ी चढ़ाई है। और इस बातचीत के आधे घंटे के बाद सोनम का मोबाइल बंद हो जाता है। तो सोनम और उनकी सास के बीच में क्या बातचीत हो रही है, पहले 30-40 सेकंड अगर आप सुनेंगे तो फिर आगे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सिर्फ एक जनरल बातचीत दोनों की सुनिए। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख लेते। हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। तो एक सास और बहू ये बातचीत कर रही है। अब आइए आपको सुनाता हूँ कि इस बातचीत के दौरान सोनम क्यों हंसी और कैसे हंस रही है, उसकी हंसी की आवाज़। तो सास बहू की बातचीत तो सुन ली, अब जरा सोनम की हंसी को सुनिए। झरना देखने गए थे, बड़ा वाला। हाँ, हालत खराब हो गई तो झरना देखने गए थे। हाँ, हालत खराब हो गई तो सोनम की हंसी भी आपने सुन ली। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात है, कोई नई चीज़ है नहीं। अमूमन दो लोग बात करते हैं, हंसते हैं, गुस्सा होते हैं, चिढ़ते हैं, नाराज़ होते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, यही तो होता है। लेकिन यहाँ बहुत ख़ास है ये जानने के लिए कि एक शख्स जो अभी अभी कत्ल करके आया है, क्या उसकी आवाज़ में कुछ कपकपाहट, थरथराहट या कुछ अलग फ़र्क नज़र आता है? ये जो अभी आपने सोनम की हंसी सुनी, इससे ठीक आधा घंटा पहले वो अपने सामने अपने पति राजा रघुवंशी को मरते हुए देख चुकी थी। न सिर्फ मरते हुए देख चुकी थी, बल्कि 3 सुपारी किलर को वही चीख कर कहती है, हिट हिम, मारो उसे। 23 मई दोपहर के 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान राजा रघुवंशी का कत्ल हो चुका था,
और ये कत्ल हुआ था एक ऐसी जगह जहाँ ट्रैकिंग करके 3000 स्टेप 3000 लगभग कदम से नीचे जाना था गहराई में, क्योंकि वहाँ एक झरना था और ट्रैकिंग राजा रघुवंशी को करना था। इत्तेफाक से 3 सुपारी किलर ने पहले एक दिन दोस्ती कर ली थी, तो 3 सुपारी किलर राजा और सोनम ये तीनों ट्रैकिंग करने के इरादे से नीचे उतरते हैं। 3000 स्टेप खड़ी चढ़ाई है, सोनम बोल भी रही है फ़ोन पर। अब उसके बाद ये वापस आते हैं, तो जब उस नीचे झरने तक गए तो 5 लोग थे, सोनम, राजा रघुवंशी और 3 सुपारी किलर। लेकिन जब ऊपर आए तो सिर्फ 4 लोग थे, राजा रघुवंशी उनके साथ नहीं था। और इत्तेफाक से जब 1:30 बजे राजा की माँ ने सोनम को फ़ोन किया तब उन्हें पता नहीं था कि बस कुछ देर पहले उनके लाल की जान जा चुकी है, उनकी बहू अपने पति को मार चुकी है। अब सोनम राजा का कत्ल करने के बाद वही स्टेप चढ़ रही है और ऊपर की तरफ आ रही है, और उसी ऊपर की तरफ आने के दौरान अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजती है और सास का फ़ोन था, वो फ़ोन उठाती है और बिल्कुल नॉर्मल बात करती है, अपने उपवास का भी जिक्र करती है, झरने का भी जिक्र करती है, ख़राब कॉफ़ी का भी जिक्र करती है और फिर हंसती भी है। ये हंसी दोबारा सुन लीजिए। झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ। हालत खराब हो गई मेरी तो फिर चढ़ के। झरना देखने गए थे। हाँ। हालत खराब हो गई मेरी तो फिर चढ़ के। तो ये सोनम की वही खिलखिलाहट थी पति के कत्ल करने के बाद की ये हंसी थी। अब इस आवाज़ से कोई कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि अभी अभी एक शख्स कत्ल करके आया, या तो बहुत खूबसूरत एक्टर हो, बहुत बेहतरीन अदाकार हो जो अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर सके, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सके। शायद सोनम ने बेहतर किया, क्योंकि उसने जाहिर नहीं होने दिया कि अभी आधे घंटे पहले उसने कत्ल किया अपने ही सुहाग का, और सास से बेफिक्र बात कर रही है। तो ये तो पहली तस्वीर थी, आवाज़ थी, बल्कि फ़ोन पर यह आवाज़ रिकॉर्ड की थी खुद राजा रघुवंशी की माँ ने, उनके मोबाइल पर हो गया था। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये पहली आवाज़ जो सुनी ये राजा रघुवंशी के कत्ल से आधे घंटे पहले की आवाज़ थी, ये हंसी सोनम की आधा घंटा पहले की थी। लेकिन अब जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ ये राजा रघुवंशी के कत्ल के पहले की है, यानी ये बात की हंसी सुनी, अब कत्ल के पहले की सोनम को देखिए। और यहाँ भी अंदाज़ा लगाइए कि ये सोनम जिसके दिमाग में चल रहा है, जो यहाँ पहुँची है, 17 मई से ही साजिश बुनी जा चुकी है और अब बस वो वक्त आने वाला है जिसके साथ वो हनीमून मनाने के लिए गई, उसका खून होने वाला है और वो उसके साथ है। और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या आप पकड़ पाएंगे कि सोनम कहीं से घबराई हुई नज़र आ रही है। ये सीसीटीवी की तस्वीर है, इसमें सोनम और उसका पति राजा रघुवंशी एक गेस्ट हाउस या होटल के बाहर स्कूटी पर रुके हैं, वही स्कूटी जो किराए पर ली। इसमें आ रही है, जा रही है, बात कर रही है, लेकिन एक सिर्फ तस्वीर आपको गहराई से दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि सोनम कुछ देर के बाद इस स्कूटी की पिछली सीट पर बैठ जाती है और बैठने के बाद अब अचानक वो किसी गहरी सोच में डूबती है। वो कुछ सोच रही है, बीच में एक आग बार अपने दाईं तरफ देखती है, बाईं तरफ देखती है, लेकिन सोच रही है। अब इस चेहरे को देखिए, अंदाज़ा लगाएंगे कि कुछ देर के बाद जिसके साथ वो अभी इतनी ठीक ठाक नॉर्मल दिखाई दे रही है, उसके दिमाग में इस वक्त अपने उसी पति के कत्ल की पूरी साजिश घूम रही है। लेकिन यही हुआ, इस स्कूटी के यहाँ से रवानगी के बाद राजा रघुवंशी का कत्ल हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको दिखाई, एक आवाज़ सुनाई कत्ल के आधे घंटे के बाद की, और ये तस्वीर दिखाई कत्ल से पहले की। ना आवाज़ सुनकर ना इस तस्वीर को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहा है या सोच रही है। ये चेहरा देखना और ये आवाज़ सुनना ज़रूरी था, ताकि कभी किसी मोड़ पर आप लोग धोखा ना खा सके कि अरे वो तो नॉर्मल था, वो तो हंस रहा था, वो तो बड़ी सिंपल सी, वो ऐसा कैसे हो सकता है। इंसानी दिमाग से ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं। तो ये 2 चीज़ें हैं सोनम के इस पूरे कैरेक्टर के बारे में असेसमेंट करने के लिए, समझने के लिए। तो ये दोनों देख लिए। अब आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हर कोई ये सवाल कर रहा था
कि 20 मई को सोनम निकली इंदौर से, 21 मई को पहुंची शिलांग, 23 मई को आखिरी बार फ़ोन पे बात हुई, मोबाइल बंद। उसके बाद दोनों गायब। 23 से लेकर 2 जून तक किसी का कुछ पता नहीं। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली और तब पहली बार मिसिंग रिपोर्ट मर्डर में बदल गई। लेकिन तब भी ये सवाल अपनी जगह कायम था कि राजा रघुवंशी की लाश तो मिल गई, लेकिन सोनम कहाँ है? सोनम के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के भी 2 हफ्ते बीत गए, सोनम का सुराग नहीं। अब सोनम 9 जून की रात 2 बजे अचानक गाजीपुर के एक ढाबे पे मिलती है। तो सवाल यह है कि 23 मई यानी जिस दिन राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ से लेकर 9 जून तक सोनम कहाँ थी? सोनम किडनैप नहीं हुई, सोनम को कुछ हुआ नहीं, तो वो थी कहाँ? जो 3 सुपारी कुलर थे, इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम उनसे वैसे ही पूछताछ की, हालांकि केस उनका नहीं है फिर भी। और उस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उससे 23 से लेकर 9 जून तक की पूरी कहानी सामने आई है। 23 मई को जब राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ, सुपारी किलर का काम पूरा हो गया। वो तीनों कत्ल करने के बाद वहाँ से निकल लेते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो तीनों गुवाहाटी पहुँचते हैं और गुवाहाटी से यूपी होते हुए इंदौर चले जाते हैं। अब वो सीन से गायब। सोनम कहाँ थी? सोनम भी जब राजा रघुवंशी का कत्ल हो गया, 1:30 बजे सास से बात हो चुकी, उसके बाद वो वहाँ से निकलती है और शिलांग से वो भी गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाती है सड़क के रास्ते। अब वो गुवाहाटी पहुँचती है। गुवाहाटी जाने के बाद उसने पहले से ही पता कर रखा था ट्रेन की टाइमिंग क्या है। गुवाहाटी से वो एक ट्रेन पकड़ती है इंदौर के लिए। 25 मई को सोनम रघुवंशी उसी इंदौर में थी जिस इंदौर से 5 दिन पहले यानी 20 मई को वो हनीमून मनाने के लिए वाया गुवाहाटी शिलांग गई थी। लेकिन फ़र्क ये था कि 25 मई तक सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी थी, इसलिए लोगों को पता नहीं था इतना। और जब पता नहीं था तो सोनम के लिए अपने ही शहर लौटने में कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पर उसकी खबरें आ रही थी। असली खबर तो वायरल होनी शुरू हुई 26 मई को, जब दोनों परिवार वाले तंग आ गए, परेशान हो गए कि 23 मई से दोनों के फ़ोन बंद हैं। और 26 मई को सोनम और राजा रघुवंशी के भाई पहुंचते हैं मेघालय और वहां पुलिस में कंप्लेंट देते हैं। जब कंप्लेंट देते हैं उसके बाद ये खबर बाहर आती है इंदौर के थ्रू नेशनल मीडिया तक, और फिर ये खबर सुर्खियाँ बनती है। 27 मई से फिर खबरें आनी शुरू होती हैं, लेकिन तब भी उस पैमाने पर नहीं। जब 2 जून को पहली बार पता चला कि राजा रघुवंशी की लाश मिली, यानी 2 लोग जो हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए थे उनमें से एक मुर्दा मिला है, तब अचानक सारी मीडिया इस खबर पर कूद पड़ी। तब पहली बार दोनों की तस्वीरें छपने लगी। तो 2 जून के बाद ये खबर हर तरफ वायरल होने शुरू हो गई। 25 जून को पहुंची थी सोनम इंदौर ट्रेन से। इंदौर में उसे मिला राज कुशवाहा, उसका प्रेमी। वो उसे ले गया इंदौर में अपने और राजा रघुवंशी के घर से दूर एक दूसरी मोहल्ले में, एक दूसरी बस्ती में। वहाँ किराए का एक घर था जो उसके एक परिचित का था। उसी घर में उसने सोनम को रखा, लेकिन वो सोनम के साथ रहा नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि राजा रघुवंशी और सोनम की तलाश है। तो वो सोनम के घर भी जा रहा है, उसके पिता से भी मिल रहा है, दोनों की तलाश में उसके ससुराल भी जा रहा है, किसी को शक ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये मामला शिलांग दोनों भाई ढूंढने के लिए गए, मीडिया की सुर्खियां बनी, सोनम और राज कुशवाहा दोनों डर गए कि जिस सोनम को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन पूरे शिलांग में चल रहा है, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ खबर चल रही है, इंदौर में अब अगर उसने किसी ने उसको देख लिया तो पहचान लेंगे। इसी के बाद फिर प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। राज कुशवाहा अपने एक परिचित ड्राइवर को बुलाता है और एक गाड़ी के ज़रिए सोनम को इंदौर से निकलवाता है। अब सोनम इंदौर से निकलती है और यूपी पहुंच जाती है। यूपी से राज कुशवाहा का पुराना रिश्ता रहा, उसके बहुत सारे रिलेटिव, उसके दोस्त यूपी में वो वाराणसी पहुंचती है।
फिर अलग अलग जगहों पर रहती है। मोबाइल उसने अपना रखा नहीं था, सिर्फ एक ख़ास नंबर था जिससे वो राज के टच में थी। अब वो वहीं है, यूपी में। इधर वो यूपी में है, तलाश जारी है। अब लाश मिलने के बाद राजा की हर तरफ खबरें, हेडलाइन बनी हुई है। मेघालय पुलिस पे प्रेशर है। अब उधर मेघालय पुलिस क्या कर रही है? मेघालय पुलिस ने एक SIT फॉर्म किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब उन्होंने कहा कि ये 2 लोग गायब हैं, मेघालय की भी बुराई हो रही, बदनामी हो रही है। उन्होंने तफ्तीश शुरू की। सबसे बेस्ट तरीका था CCTV फुटेज। जो पहला शक गया मेघालय पुलिस को वो ये था कि 23 मई की दोपहर 2:15 पर राजा रघुवंशी के फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया और उस पर लिखा था 7 जन्मों का साथ। ये राजा रघुवंशी के सोशल मीडिया हैंडल से डाला गया। अब उधर जब तफ्तीश आगे बढ़ रही है तो मेघालय पुलिस देख रही है ये लोग कहाँ हैं। आजकल बहुत सारी तस्वीरों से मिल जाते हैं। तो जब दोनों भाई पहुंचे उन्होंने कहा कि कुछ फ़ोटो अपलोड किया होगा, दिखाइए। उन्होंने दिखाना शुरू किया। जब मेघालय पुलिस ने देखना शुरू किया तो हैरान रह गई वो देखकर कि जब से मेघालय आए राजा रघुवंशी तो अपने सोशल मीडिया पर हनीमून की तस्वीरें डाल रहा है, लेकिन सोनम रघुवंशी ने एक भी हनीमून की तस्वीर अपने सोशल मीडिया के किसी अकाउंट पर शेयर नहीं किया। मेघालय पुलिस के लिए बात बड़ी अजीब थी कि अमूमन लोग जब हनीमून मनाने के लिए जाते हैं तो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा, इस पर उनकी तस्वीरें डालते हैं एक मेमोरी के तौर पर, फैमिली वाले देख सकें। लेकिन मेघालय पुलिस ने देखा कि यहाँ राजा ने तो डाला, सोनम ने एक भी नहीं डाला। पहली बार कान वहाँ खड़ा हुआ। अब तफ्तीश आगे बढ़ी थी, तब तक 2 जून को लाश मिल गई राजा रघुवंशी की। अब मिसिंग केस मर्डर बन गया। अब पुलिस ने कहा कि इस तफ्तीश का एंगल चेंज करना पड़ेगा। हालांकि जो काम मेघालय पुलिस को 26 को ही करना चाहिए था वो उन्होंने थोड़ा लेट किया। जब 26 मई को मिसिंग कंप्लेंट लिखी तो मेघालय पुलिस का सबसे पहला काम यही होना चाहिए था कि वो राजा और सोनम इन दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल, CDR यानी रिकॉर्ड, और उनके लोकेशन, बाकी चीज़ें, नंबर तो था ही था। तो CDR निकालने से पता चल सकता था कि सोनम किस किस के टच में थी और राजा किस किस के टच में था। बट शायद CDR निकालने में मेघालय पुलिस ने थोड़ी सी लेट लतीफ़ी की। लेकिन जब लाश मिल गई तो मेघालय पुलिस फुल एक्शन में आई। अब जब एक्शन में आई तो उसने सोनम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 23 मई की दोपहर 2 बजे फ़ोन बंद होने से पहले सोनम जनरली अपने फैमिली मेंबर को छोड़कर 2 फ़ोन नंबर से लगातार कांटेक्ट में थी। एक मोबाइल का लोकेशन मेघालय का ही दिखा रहा था। अब मेघालय पुलिस थोड़ी चौंकी कि गेस्ट हाउस या स्टे होम, यहाँ के नंबर हो सकते हैं, टूरिस्ट जाते हैं तो हम नंबर रख लेते हैं कि कुछ ज़रूरत हो। लेकिन वो नंबर उनमें से किसी स्टे होम या गेस्ट हाउस वालों का नहीं था, ना किसी गाइड का था। तो वो नंबर किसका था जो एक्टिव था और जिससे वो लगातार कांटेक्ट में थी? दूसरा एक और नंबर था जिससे वो लगातार कांटेक्ट में थी और वो नंबर था इंदौर का, राज कुशवाहा का। जब ये 2 चीज़ पुलिस को मिली तो पुलिस ने अपनी धीरे धीरे तफ्तीश शुरू की। अब उसने आसपास के लोकेशन के कुल 42 CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया। फिर क्राइम सीन को दोबारा रिविजिट किया और देखना शुरू किया। जब पुलिस ने क्राइम सीन को विजिट किया तो देखा उस दौरान में उसे एक जैकेट मिला, फिर 6 किलोमीटर दूर जहाँ से लाश मिली थी वहाँ से एक रेनकोट मिला, स्कूटी मिल चुकी थी। जहाँ से डेड बॉडी मिली थी, अब वहाँ के आसपास के CCTV फुटेज को जब खंगालना शुरू किया पुलिस ने, अब वो चूँकि खाई वाला एरिया, जंगल, पहाड़, तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर क्राइम सीन से, मौका वारदात से एक CCTV कैमरे में पुलिस को अचानक सोनम दिखाई देती है और सोनम के साथ 3 और लोग दिखाई देते हैं। और ये बात है 23 मई की दोपहर की, लगभग 2 से 3 बजे का वक्त होगा। और इत्तेफाक से मेघालय पुलिस के हिसाब से राजा रघुवंशी का कत्ल 12:30 से 1:30 के दरमियान हो चुका था 23 मई को
दोपहर को। अब जब उस क्राइम सीन जहां लाश मिली वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर सोनम दिखाई दी और साथ में 3 लोग, तो फिर मेघालय पुलिस का माथा ठनका। उन्होंने अब आसपास के और सीसीटीवी फुटेज जहां सोनम और ये रुके थे उनको भी निकालना शुरू किया। 42 सीसीटीवी कैमरे देखे और उनमें से कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे दिखे जिसमें सोनम और वही 3 सस्पेक्टेड कुछ दूरी पर खड़े नजर आए। लेकिन 23 मई वाले वीडियो में, सीसीटीवी कैमरे में, उन तीनों के साथ सोनम बिल्कुल करीब नजर आई पहली बार। तब राजा रघुवंशी साथ नहीं था। अब जब ये सारी चीज़ें मिली तो फिर नंबर भी, वो जो एक जिससे संपर्क में थी उसको ट्रेस किया गया। पता चला कि उसका भी सिम जाकर इंदौर से जुड़ता है। जो दूसरे नंबर पे वो कांटेक्ट में थी वो भी इंदौर से कनेक्शन है, राज कुशवाहा। तब मेघालय पुलिस ने पहली बार इंदौर पुलिस से कांटेक्ट किया और उन्हें ये सारी कहानी बताई। अब मेघालय पुलिस के लिए जो मिसिंग पर्सन थी अब तक, जिसको मिसिंग मान के ढूंढ रहे थे सोनम को, अब वो प्राइम सस्पेक्ट थी। मेघालय पुलिस को अब उसी दिन यकीन हो चुका था कि इस मर्डर केस में और इस पूरी साजिश में राजा की पत्नी सोनम शामिल है। इसी के बाद इंदौर पुलिस से ये शेयर किया गया। इंदौर पुलिस ने फिर वापस जांच शुरू की और एक एक कर राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर को पकड़ा। जब पकड़ा तो फिर उन्होंने कहानी सुनाई और बताया कि 23 मई को ही राजा रघुवंशी का दिन में कत्ल कर दिया गया था और जब कत्ल किया गया तो वही 3000 स्टेप नीचे जाकर जहाँ पे झरना था वहाँ तक वो तीनों और साथ में राजा और सोनम ये गए थे, क्योंकि एक दिन पहले से दोस्ती हो गई थी। वहाँ सुनसान इलाका, कोई था नहीं। इन्होंने वो जो दाव था वो गुवाहाटी में होटल के करीब से ही ख़रीदा था। अचानक उन्होंने दाव निकाला, आसपास में कोई था नहीं। तीनों सुपारी किलर राजा के पास खड़े थे, सोनम थोड़ी दूरी पर थी। वो कुछ सोच रहे थे, हिचकिचा रहे थे। तब सोनम चीखती है, हिट हिम, हिट हिम। और इसके बाद उनमें से एक राजा के पहले सिर के पिछले हिस्से पर, फिर आगे के हिस्से पर वार करता है। जब वो वार करता है तो इत्तेफाक से खून के कुछ छींटे उसके जैकेट पर जाकर गिरते हैं। अब जब जैकेट पर खून के छींटे गिरे तो वो घबराया, उस जैकेट को पहनकर वहाँ से निकल नहीं सकता, लोग देखेंगे। उसने अपना जैकेट उतारा और वहीं लाश के पास फेंक दिया। जैकेट उतार दिया। अब सोनम ने अपना रेनकोट उसको दे दिया। उसने वो रेनकोट पहना, लेकिन जब पहना तो देखा कि रेनकोट पर भी खून के कुछ छींटे हैं। शायद जब वो हमला हुआ तो खून के छींटे उड़े थे, और रेनकोट पर खून के छींटे मिलने का मतलब है कि सोनम राजा रघुवंशी से बहुत दूरी पर खड़ी नहीं थी, करीब थी। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। अब रेनकोट पे भी खून के धब्बे थे। पुलिस को गुमराह करने के लिए 6 किलोमीटर दूर उस रेनकोट को भी फेंक देते हैं। इसके बाद ये वहाँ से निकल लेते हैं। तीनों गुवाहाटी चले जाते हैं, फिर अपने अपने ठिकाने पर। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी सुपारी किलर से। फिर उसी रात सोनम भी निकल लेती है और इंदौर पहुँच जाती है। अब ये तो रही वहाँ तक की कहानी। अब इन तक पहुँचने में पुलिस ने एक और चीज़ ने बड़ी मदद की। राजा रघुवंशी और सोनम ने स्कूटी किराए पर ली वहाँ पर घूमने के लिए। सेम जब ये तीनों सुपारी किलर पहुँचे तो उन्हें पता है कि वहाँ पे आड़ी टेढ़ी पहाड़ियों में, खाइयों में जाने के लिए टूरिस्ट लोग स्कूटी किराए पर लेते हैं। यही एक गलती होगी। सुपारी किलर में से एक ने स्कूटी किराए पर ली, और स्कूटी किराए पर लेने के लिए किसी भी प्लेस पे आप जाएं, आपको अपना एक आईडी कार्ड देना होता है। आईडी कार्ड के तौर पर आधार कार्ड या पैन कार्ड, कुछ भी। सुपारी किलर में से एक को पता था कि बिना आईडी कार्ड के स्कूटी किराए पे नहीं मिलेगी, और उनके पास कोई फेक आईडी कार्ड था नहीं। गलती से उसने ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसकी तस्वीर फोटोकॉपी दे दी। अब जब पुलिस ने केस की तफ्तीश शुरू की तो वहाँ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो स्कूटी किराए पे देते हैं। बहुत मुश्किल नहीं हुई पहुँचने तक, और पता चला कि 22 मई को 3 लोगों ने स्कूटी किराए पर लिया था। उनके ज़रिए पुलिस उनके आईडी तक पहुँची। आईडी कार्ड से भी इंदौर का पता मिला। तो कॉल डिटेल के अलावा आईडी कार्ड ने एक अहम रोल प्ले किया। उस आईडी कार्ड के ज़रिए पुलिस के पास उनमें सुपारी किलर में से एक का चेहरा भी था। हो गया, चेहरा भी था क्योंकि आईडी कार्ड था।
तो इस तरीके से अब पुलिस पहुंची, फिर एक एक कर 4 को गिरफ्तार की। सोनम को लगा खेल खत्म, इसलिए 9 जून को वो खुद ढाबे पर पहुंच गई और इस तरह ये 5 पकड़े गए। जब पहली बार सोनम के ऊपर शक हुआ था मेघालय पुलिस को, तब मेघालय पुलिस ने मिसिंग केस के बाद, चूंकि लाश मिल चुकी थी, जो SIT बनाई, उस SIT को इस ऑपरेशन का एक नाम दिया गया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून क्योंकि राजा और सोनम हनीमून मनाने आए थे। एक का कत्ल हो चुका है, गायब थी, जो गायब थी वही शक के घेरे में थी। और इस तरीके से 9 जून की रात ऑपरेशन हनीमून के एक पार्टनर की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुआ। तो ये थी इन्वेस्टिगेशन की कहानी थी। इसी बीच एक दूसरी कहानी सामने आई है। कहानी ये कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सोनम अगर चाहती तो इस शादी से इनकार कर सकती थी। अगर वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी, भाग सकती थी उसके साथ, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो राजा रघुवंशी के घर वालों ने एक बयान दिया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, वो ये है कि सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे। 2 मांगलिक के बीच शादी हो सकती है, लेकिन एक मांगलिक किसी गैर मांगलिक से शादी करे तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, कहते हैं आयु भी कम हो जाती, जान भी जा सकती है। तो जब ये रिश्ता तय हुआ तब सोनम ने ये प्लान किया कि वो राजा रघुवंशी के साथ शादी करेगी, क्योंकि दोनों मांगलिक हैं। शादी करते हुए उसका मंगल दोष कम हो जाएगा और इसके बाद वो आराम से राज कुशवाहा यानी अपने प्रेमी से शादी कर सकती है, ताकि प्रेमी की भी लंबी उम्र हो जाए। और इसी के बाद शादी के लिए वो राज़ी हो गई, पर इस सोच के साथ कि शादी के बाद वो रास्ते से हटा देगी। 11 मई को शादी हुई। 11, 12, 13 सिर्फ 3 दिन तक सोनम अपने ससुराल में रही। सिर्फ 3 दिन की दुल्हन थी वो उस घर में। 14 मई को वो मायके चली गई, फिर लौट कर नहीं आई। 18 को उसने बताया कि मैंने टिकट बुक करा रखी है हनीमून के लिए। 20 मई को सोनम अपने घर यानी अपने मायके से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचती है। राजा रघुवंशी अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचता है। दोनों फ्लाइट पकड़ते हैं, वाया बेंगलुरु गुवाहाटी पहुंचते हैं। यानी वो सिर्फ 3 दिन तक ससुराल में रही। जैसे ही वो 14 को मायके पहुंची, राज कुशवाहा से मुलाकात होती है। उसके बाद साजिश को अमली जामा पहनाया जाता है। 14, 15 और 16 3 दिनों में पूरी प्लानिंग होती है। 17 को तीनों सुपारी किलर को निकाल दिया जाता है इंदौर से और वो फिर पहुंच जाते हैं गुवाहाटी होते हुए मेघालय। तो सोनम का यही था कि एक बार मंगल दोष उतर जाए तो उसके प्रेमी राज कुशवाहा की उम्र भी लंबी हो जाएगी। और इसी दोष को उतारने के बाद उसकी सोच एक और थी कि राज के साथ शादी करने से पहले अगर वो विधवा हो जाती है, यानी राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है, तो फिर घरवाले शायद राज कुशवाहा से उसकी शादी करने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि एक विडो की शादी बड़ी मुश्किल होती है और यहाँ एक लड़का तैयार बैठा शादी करने के लिए, तो वो धूमधाम से कर देंगे, आसानी से कर देंगे, तो उसका दोनों मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन राज मिला, राजा कुशवाहा हमेशा के लिए चला गया और अब वो भी जेल पहुंच गई, हाथ कुछ नहीं आया। तो ये थी आज की कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अस्मिता पाटिल, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अस्मिता। इसके अलावा अंकित यादव, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकित। ये भेजा नरेश यादव ने है। साथ ही कांस्टेबल सुरेश जी, हैप्पी बर्थडे आपको। तो हमारे सुरेश जी का भी आज जन्मदिन है, तो बस कानून की आप रक्षा करते रहें इसी तरह। राजा राम बिश्नोई जी ने भेजा, उनके दोस्त हैं कांस्टेबल सुरेश जी। साथ ही कमलेश कुमार बारले, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कमलेश जी। और ये भेजा विजय कुमार बारले ने है। अवानी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अवानी। भेजा दीपा जी ने है। साथ ही अवनी, इनका भी जन्मदिन है, अवनी चौहान बल्कि, तो हैप्पी बर्थडे अवनी चौहान। और ये भाविन चौहान जी की वाइफ। सतीश पांडे का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सतीश पांडे जी। और ये भेजा है अभिषेक दुबे ने। साथ ही सुजल झा, इनका भी जन्मदिन है, पर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुजल जी आपको। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।